हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी के क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए क्लास शुरू किया जाए। कल हम लोग पढ़े थे कोयला क्षेत्र यानी कोयला। कोयले का प्रतिरूप देखे, कोयले का पैटर्न यानी उसका प्रतिरूप भारत में कहाँ कहाँ विस्तारित है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, भंडारण कहाँ अधिक है, कौन उत्पादन अधिक कर रहा है, ये सारी चीजें हो गई थी। अगला हम लोग का चैप्टर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या खनिज तेल। देखिए, खनिज क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है। मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम, पहले यही जान लीजिए खनिज तेल का निर्माण प्रक्रिया, ये निर्मित कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ। जैसे हम लोग जब कल कोयला पढ़े तो हम आपको बताए कि चार काल जो महाकल्प थे उसी का जो प्री कैम्बियन था, पैलियोजोइक था, नीसोजोइक था, सीनोजोइक था और नियोजोइक था, उसी में से जो तीसरा कालखंड था आपका सीनोजोइक, सीनोजोइक, इसी के 5 कालखंड थे, ठीक ना। इसी के भी 5 युग हुए। ये लगभग 6.3 करोड़ वर्ष तक रहा। 6.3 करोड़ वर्ष तक रहा था। इसी का जो इयोसीन और ओलिगोसीन काल था, इयोसीन और ओलिगोसीन, इसी कालखंड में पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था, जो लाखों करोड़ों वर्षों का एक प्रतिफल होता है। ये एक दो दिन की या हजारों साल की प्रक्रिया नहीं है। ये तब की प्रक्रिया है जब पृथ्वी मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये उस समय बड़े बड़े विशालकाय जो पेड़ पौधे थे, जो बड़े बड़े जीव जंतु हुए थे, उन्हीं के पृथ्वी के उलटफेर की वजह से, भूस्खलन की वजह से जब पृथ्वी फिर से बनी है, जब इनका तरह से ये कहिए कि जब पृथ्वी के दरारों में, पृथ्वी के भागों में जब ये फिर से दब गए तो उन्हीं के जीवावशेष जो धीरे 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 करके खनिज लवण में या खनिज तेल में बदलते गए। तो हम लोग इसके पहले खनिज ही पढ़ रहे थे, खनिज तत्व ही पढ़ रहे थे, जैसे कोयला था, मैग्नीज था, बॉक्साइट था। तो वो भी ऐसे ही पेड़ पौधों की जो बड़ी बड़ी चट्टानों का पृथ्वी के नीचे दब के, और वो धीरे धीरे परत दर पहले मान लीजिए आर्कियन क्रम की चट्टाने बढ़ा, फिर से वो और बदले तो कुडप्पा हुआ, फिर वो और बदले धारवाड़ हुआ, और बदले तो जाके अवसादी शैल हुए। तो ऐसे क्रम से ये चीजें चलती रहती हैं। तो वो आपका चट्टानी भाग का क्षेत्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पे खनिज तेल पढ़ना है, यानी जीवाशेष, यानी जो बड़े बड़े जीव जंतु थे उन नीचे एक तरह से ये कहिए कि जलजला जो क्षेत्र होता है, तरल नुमा जो पृथ्वी के नीचे आज भी क्षेत्र होता है, ऐसे जगहों से ही पेट्रोलियम और खनिज तेल का उत्खनन होता है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ से विश्व स्तर पे जब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर वहाँ भी देखेंगे। अभी सिर्फ हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम खनिज तेल एक महत्वपूर्ण ईंधन होने के साथ साथ अन्य उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की उपलब्धता निश्चित करता है। कहने का मतलब ये कि जब हम
को निकालते हैं पृथ्वी के नीचे से, तो इसके साथ सिर्फ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के साथ सिर्फ डीजल और मिट्टी का तेल ही नहीं मिलता, बहुत से ऐसे इसके और से भाग मिलते हैं, जैसे ईथर मिलता है, गैसोलीन मिलता है, मिट्टी का तेल है, मोम है, और भी बहुत से इसके अपद्रव्य होते जाते हैं। यानी हम 100% कहीं से खनिज तेल निकाले, उसमें से कुछ नुकसान नहीं होना। ये नहीं कि इसमें से मान लीजिए 60% पेट्रोल हुआ तो 50% बर्बाद चला गया, ऐसा नहीं होता। वो भी 50% या तो मिट्टी के तेल के रूप में, या तो गैसोलीन के रूप में, या तो ईथर के रूप में, या तो मोम के रूप में कुछ न कुछ तत्व तो जरूर मिलता है। तो ये एक ऐसा, एक तरह से कहिए कि एक खनिज तेल है, एक जहां से 100 का 100% आप इसको शोधन करेंगे तो 100 का 100% ही आपको मिलता है, 100 का 100% ही आपको मिलता है। अब देखिए, पेट्रोलियम टर्शियरी युग की जलज अवसादी सैलों का चट्टानी तेल है। यानी ये पृथ्वी के नीचे जहाँ जल जल क्षेत्र है, अवसादी क्षेत्र है, वहीं पे खनिज तेलों का निर्माण हुआ, वहीं पे पेट्रोलियम का निर्माण अधिकतम हुआ है, जिसमें आप डीजल को, पेट्रोल को, ईथर को, गैसोलीन को, मिट्टी के तेल को, मोम को आदि को प्राप्त करते हैं। ये 100 का 100%, यानी इसके जो जितना हम कच्चा तेल निकाले हैं उसको शोधित करने के बाद भी हम 100% पाते हैं। ये एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा कच्चा माल है जिसके लिए आज देखिए तो विश्व स्तर पे आज राजनीतिकरण का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है पेट्रोलियम क्षेत्र। आज विश्व स्तर पे जब भी आप देख तो पेट्रोल को लेके हमेशा विश्व की महाशक्तियों के बीच होड़ मचा रहता है। हर देश यही चाहता है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे देश हमारे अधीन हो, हमारे फेवर में हो। तो इसके लिए विश्व की महाशक्तियां हमेशा आपस में उछलती रहती है। जैसे आप देखेंगे खाड़ी के देश, जितने भी खाड़ी के देश हों, अरब है, अरब जैसे अरब हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये हमेशा अशांति इसीलिए बना रहता है क्योंकि ये पेट्रोलियम के विशाल क्षेत्र हैं। ये भारत के पेट्रोलियम का उत्पादन 2016 के अनुसार देखिए, 16-17 के अनुसार देखिए तो 36,900 टन है, जिसमें अपतटीय क्षेत्र का योगदान 51.15% है। अपतटीय क्षेत्र का मतलब अपतटीय और भूपटीय दो क्षेत्र होते हैं। जैसे अपतटीय क्षेत्र ये जो भारत की सीमा रेखा के बाहर का क्षेत्र है, यानी ये समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारों के क्षेत्र होते हैं। और एक राज्य जो अपतटीय क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन जो सीमा रेखा के अंदर के होंगे वो राज्य के अधीन आते हैं। लेकिन ये तटीय क्षेत्र, यानी हम ऐसे तेल लगभग 51% तेल का जो हम भंडारण भारत कर रहा है वो अपतटीय क्षेत्रों से है, ठीक ना, अपतटीय क्षेत्रों से है। जिसका मतलब ये हुआ कि हम इधर से कहीं से तेल निकाल रहे हैं, इधर से कहीं तेल निकाल रहे हैं, इन भागों से तेल कहीं निकाल रहे हैं, इसके अंदर से तेल नहीं निकाला जा रहा। यानी हमारा जो भूभाग है उसके अंतर्गत ये तेल नहीं है। मुख्यतः भारत में 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं जो निम्नलिखित हैं। ब्रह्मपुत्र है, गुजरात तट है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। इन्हीं चारों क्षेत्रों में भारत के पेट्रोलियम के हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ते चलिए। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र ही भारत का सबसे पुराना तेल पेटी रहा है। यानी भारत में सबसे पहले जो अंग्रेजों के जमाने से ही था, मतलब जो 1860 के दशक में इसकी खोज हुई, 1860 में इसकी खोज होती है।
असम घाटी के क्षेत्रों में, यानी असम राज्य में। और 1867 में माकूम क्षेत्र एवं 1879 से डिगबोई क्षेत्र से तेल की खुदाई हुई थी। यानी तेल कुएं पहली बार कहाँ बनाए गए थे? तो डिगबोई क्षेत्र में ही बनाए गए थे। और भारत जब आज़ाद हुआ 1953 में, मतलब भारत हुआ 47 में, 1947 में, लेकिन आज़ाद होने के बाद से 1953 तक असम का जो डिगबोई क्षेत्र था, ये डिगबोई होगा, डिगबोई क्षेत्र देश का एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। जो उस समय तक एकमात्र 1953 तक डिगबोई क्षेत्र ही एकमात्र तेल क्षेत्र था जहां से तेल का उत्खनन किया जाता था। भारत में एक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको हम ओएनजीसी बोलते हैं, ये भारत में तेल परिष्करण का, यानी तेल की खोज की और तेल की एक, मतलब इसकी खोज और इसकी प्रशिक्षण, मतलब इसकी हर जरूरत, चाहे इसके आयोग के लिए जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे मान लीजिए हम नवीनतम कहीं खोज कर रहे हैं, किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलके कहीं काम कर रहे हैं, तो ये सारा काम ओएनजीसी ही करती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मिनरल खनिजों को सबसे बड़ा आयोग है, वो ओएनजीसी ही है, जिसके देख रेख में इनका उत्खनन होता है, चाहे इनका भंडारण होता है, चाहे इनका शोधन होता है, ओएनजीसी के अंडर में ही होता है। 1961 में खंबात क्षेत्र और 1976 में बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र की खोज ओएनजीसी की। देखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र भारत का सबसे पुरातन तेल पेटी है, जो वहां के डिब्रूगढ़ घाटी क्षेत्र से सुरुमा घाटी तक, ये डिब्रूगढ़ होगा, डिब्रूगढ़ घाटी से सुरुमा घाटी क्षेत्र तक लगभग 300 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, लंबाई में विस्तृत है। यानी जो ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र है, उसके जो डिब्रूगढ़ से है और सुरमा घाटी जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसके क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में इस पेटी का विस्तार है। मुख्य रूप से तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ शिवसागर जिले में ही स्थित है। ये दो जिले जो है असम राज्य के, वो सबसे अधिक तेल के क्षेत्र भंडारित हैं, जिसमें डिब्रूगढ़ तेल क्षेत्र, डिगबोई तेल क्षेत्र डिब्रूगढ़ जिले में लगभग 13 किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। सिर्फ जो डिब्रूगढ़ जिला है, वहां का डिगबोई तेल परिष्कृत क्षेत्र जो है, जहां से तेल का शोधन किया जाता है, वो 13 किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसके और भी भाग है, जैसे नाहरकटिया तेल क्षेत्र, ये डिगबोई क्षेत्र से 35 किमी दक्षिण पूर्व बूढ़ी दिहांग के बाएं किनारे पर स्थित है। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है बूढ़ी दिहांग, ठीक ना। तो इसी बूढ़ी दिहांग के बता रहे हैं कि बाएं तट पे बूढ़ी दिहांग के बाएं तट पे कौन सा क्षेत्र है? नाहरकटिया तेल क्षेत्र यही पे स्थित है, जहां से इसका ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा परिष्कृत क्षेत्र है, जहां से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तीसरा है सुरमा घाटी। सुरमा घाटी का अधिकांश क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में आता है, लेकिन उसकी सीमा से लगा हुआ सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां बदरपुर,
मसीमपुर तथा पथरिया तेल उत्पादक क्षेत्र प्रमुख केंद्र हैं ब्रह्मपुत्र घाटी के, जो असम राज्य के अधीन है, असम राज्य में पड़ते हैं। अगला क्षेत्र आपका गुजरात है। गुजरात तट है, गुजरात तट है। यहां से देश का लगभग 18% तेल का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान समय में गुजरात तट से लगभग 18% तेल का उत्पादन हो रहा है, और उत्पादक यानी तेल उत्पादक पेटियां दो हैं, ठीक ना। खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट के सहारे अंकलेश्वर और खंबात प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक ना। देखिए तो ऐसे कुछ यही है आपका गुजरात क्षेत्र। गुजरात क्षेत्र ये कह रहे हैं खंबात की खाड़ी का पूर्वी, यानी यही आपकी खंबात की खाड़ी है, ठीक ना। यही आपकी खंबात की खाड़ी है, जिसके कारण पूर्वी तट के सहारे अंकलेश्वर और खंबात क्षेत्र, यही जो क्षेत्र हैं वो खंबात खाड़ी के क्षेत्र हैं, जहां से अंकलेश्वर और खंबात प्रमुख शोधन क्षेत्र है, जहां से अधिकतम हम आयात करके भी तेल शोधन करते हैं, और यहाँ से जो तेल निकाला जाता है उस हम यहीं से करते हैं। अगला है खेड़ा से मेहसाना तक, जो कलोल, नौगांव, मेहसाना और बचारजी प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो ये जो क्षेत्र होता है, कच्छ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे खेड़ा, मेहसाना, जामनगर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे निजी क्षेत्रों में और संयुक्त क्षेत्रों में और प्राइवेट सेक्टर में बहुत से ऐसी कंपनियां यहाँ लगी हुई हैं जो तेल का लगातार शोधन कर रही हैं, चाहे वो एस्सार हो, चाहे वो रिलायंस ग्रुप के हों, चाहे वो मित्तल ग्रुप के हों, चाहे निजी कंपनी में भारत पेट्रोलियम गैस है, इंडियन ऑयल है, ये सब यहाँ पे अपनी तेल शोधन की फैक्ट्रियां लगाए हुए हैं। यहाँ से पाइपलाइनों के माध्यम से भी हम अंदर के भागों को, जैसे मथुरा हो गया, भटिंडा तक हो गया, आप हम लोग जब इसके पहले असम क्षेत्र को पढ़ रहे थे तो डिगबोई से लेकर बरौनी तक भी पाइपलाइन बिछाए गए हैं, जो इसी उद्देश्य से बिछाए जाते हैं परिष्कृत तेल होने या कच्चा तेल। जैसे मथुरा रिफाइनरी इंडस्ट्री जो है, वहाँ से अंकलेश्वर से ही पाइप के द्वारा हम कच्चे माल वहाँ उपलब्ध कराते हैं, और यहाँ से शोधन करके इन क्षेत्रों में इसका उपयोग हो जाता है। तो ये एक बहुत सस्ता और टिकाऊ माध्यम हो जाता है, मतलब कच्चे माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। अगला क्षेत्र जो है आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है। देखिए पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र मुख्य रूप से अपतटीय क्षेत्र है, तो ये हमारे भूभाग का क्षेत्र नहीं होगा, ये लगभग समुद्र का जो मग्न तट है या मग्न ढाल है ऐसे ही क्षेत्र होंगे। हाँ, वही स्थल खंड के ही भाग हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो समुद्र के जल आबद्ध क्षेत्र है, यानी समुद्र के जल उस पे अतिक्रमण किए हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों को देखिए, ऐसे क्षेत्र तो ये आपका अपतटीय क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र को ही हमें पढ़ना है।
पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र को ही पढ़ना है। ये कभी ऐसे स्थल खंड के ही भाग रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में ये समुद्र के जल का अतिक्रमण क्षेत्र है, यानी मग्न तट और मग्न ढाल के रूप में स्थित हैं। इन क्षेत्र मतलब ये क्षेत्र देश के लगभग 39.56 अशुद्ध तेल का उत्पादन किया जा रहा है। अपतटीय क्षेत्रों से लगभग 40% मान के चलिए 40% लगभग ऐसे क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्खनन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पहला है बम्बई हाई तेल क्षेत्र। ये देश का सबसे बड़ा तेल उत्खनन क्षेत्र है, जो मुंबई से, मान लीजिए ये आपका मुंबई है, मुंबई से 176 किलोमीटर पश्चिम साइड में स्थित है, दक्षिण पश्चिम साइड में स्थित है, जो मुंबई हाई विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां से 176 किमी पश्चिम और दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र है मुंबई हाई, जो लगभग 2500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यानी की जो परिधि है वो 2500 किलोमीटर के रेंज में है, जहां से तेल का उत्पादन बॉम्बे हाई कर रहा ये। और इसका इतना इस समय इस पे इतना दबाव रहा वर्तमान समय में, क्योंकि यहाँ से हम तेल का खनन बहुत अधिक मात्रा में किए, जिसके वजह से इसका तेल शोधन का जो क्षेत्र है, या तो ये कहिए कि उत्पादन दर है, या उसमें लगातार कमी देखने को मिली। ये अति दोहन के ही कारण इसका उत्पादन निरंतर अब घटते जा रहा है, क्योंकि दबाव बढ़ते जा रहा है भारत पे, और हमें विशाल देश होने की वजह से हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, और ज़रूरत के अनुरूप पेट्रोलियम हमारे वहाँ नहीं उत्पादित हो पाता, हमको इससे विदेशों से आयात करना पड़ता है, जैसे ईरान से, कुवैत से, ऐसे राष्ट्रों से हम कच्चे तेल को आयात करते हैं, फिर अपने वहाँ तेल रिफाइनरियों के द्वारा उसे शोधित करके अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग भागों में पहुंचा दिया जाता है। इसी का अगला क्षेत्र जो है पश्चिमी अपतटी का अगला जो क्षेत्र है वो देखिए, कह रहे हैं कि बेसिन तेल क्षेत्र, ठीक ना, ये मुंबई हाई के दक्षिण पश्चिम में, माने उससे और जरा नजदीक ही है, ये बेसिन क्षेत्र यही होते हैं। बेसिन क्षेत्र जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं, बेसिन क्षेत्र यही अपतटीय क्षेत्रों के बेसिन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी किसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है? बॉम्बे हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी यहीं कहीं बॉम्बे हाई है तो उसके जस्ट थोड़ा नीचे और थोड़ा पश्चिम साइड में स्थित है। इस तेल क्षेत्र का भंडारण मुंबई हाई से अधिक बड़े क्षेत्र पर है, ठीक। मुंबई हाई जो तेल क्षेत्र है उससे कहीं अधिक इसका क्षेत्रफल का विस्तार है। इसके लिए भारत की ओएनजीसी लगातार शोधन का काम कर रही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी वो कंपनी आज भी सक्रिय है कि अधिक से अधिक, क्योंकि ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं अपतटीय क्षेत्र जहां विश्व में भी और अधिक पेट्रोलियम के भंडार होने के अनुमान हैं, चाहे वो कच्छ का रण क्षेत्र हो, ये भी क्षेत्र हो, खंबात के क्षेत्र हो, और भी बहुत से तेल क्षेत्र वर्तमान में भी खोजे जाने के अनुमान ओएनजीसी लगाया करती है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो 100% खोजे हुए हैं और वहां से आज तेल का उत्खनन हो भी रहा है। आलिया बेट तेल क्षेत्र, यानी एक मुंबई का ही एक द्वीप है आलिया बेट। इस क्षेत्र में भावनगर से 45 किमी दूर खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये आलिया बेट क्षेत्र
जो आपकी खंबात की खाड़ी है, ठीक ना, खंबात की खाड़ी है, भावनगर से लगभग 45 किमी दूर खंबात की खाड़ी में ही ये स्थित है। ये भी बेसिन क्षेत्र ही है जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है आपका पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र देखिए, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र आपका अब हम भारत के पूर्वी क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्रों को पढ़ेंगे, यानी गोदावरी, ये कृष्णा होगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त हुए हैं। हाल ही में ओएनजीसी द्वारा ही खोजे गए ये तेल क्षेत्र हैं जो आपका कृष्णा नदी, गोदावरी और कावेरी, इनके जो बेसिन क्षेत्र हैं, ठीक ना, जहाँ नदियाँ आके समुद्र में मिलती हैं, ऐसे जो इसके बेसिन क्षेत्र हैं, इसमें रवा क्षेत्र जो होते हैं, एक समुद्र का जहाँ पे आके नदियाँ मिलती हैं, डेल्टा क्षेत्र का ही एक भाग होता है जिसे रवा क्षेत्र बोलते हैं। रवा क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ही तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं, जिनका विस्तार आंध्र प्रदेश के गोदावरी से लेकर, गोदावरी एक जिला है आंध्र प्रदेश का, गोदावरी जिले से लेके तमिलनाडु के, ठीक ना, तंजावुर जिले तक है। ये इतने बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के खनिज भंडार मिले हैं, जो भारत की दृष्टि से देखें तो काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन विश्व स्तर पे भारत को देखेंगे तो बहुत ही कम, लगभग 0.02% के आसपास ही हम विश्व में इतना ही पेट्रोलियम का अपने वहाँ से उत्पादन कर पाते हैं। बाकी हमारे देश की अधिकतम जरूरत जो है वो विदेशों से आयात की हुई कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका भंडार नहीं है। लेकिन लगातार शोधन की वजह से ऐसे भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां ओएनजीसी और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो लगातार प्रयास कर रही हैं कि जो अवसादी शैलों से निर्मित क्षेत्र है वहां पे पेट्रोलियम के भंडार भविष्य में भी मिलने के ज़्यादा आसार होते हैं। देखिए, ये क्षेत्र जिसका विस्तार गोदावरी जिले से लेके तंजावुर क्षेत्र तक है तमिलनाडु के, यही पूर्वी अपतटीय क्षेत्र थे जो भारत का चौथा तेल क्षेत्र था। आगे देखिए, तो तेल का परिष्करण, ठीक ना, परिष्करण इसका कैसे होता है। परिष्करण इसके लिए भारत के इतिहास में एक नज़र डालिए तो स्वतंत्रता के समय भारत में सिर्फ 0.25% ही हमारा इतना ही, यानी 0.25 मिलियन टन थी। वर्तमान समय में आज देखिए तो तेल शोधन की जो क्षमता है वो बढ़ के 233.96 मिलियन टन हो गई है।
इतना हम उत्पादित आज कर रहे हैं, प्रति वर्ष का है ये आंकड़ा। आज हम इतना तेल शोधन करते हैं कि हम बहुत से ऐसे अपने आसपास के देशों को हम रिफाइनरी इंडस्ट्री में अपने यहाँ कच्चे तेल को परिष्कृत करके, तेल शोधन करके आज हम और भी जो देश हैं उनको हम इसका निर्यात भी कर रहे हैं, तेल के रूप में, चाहे पेट्रोलियम हो, डीजल के रूप में, चाहे और क्लीन हो, ईथर के रूप में हम इनको आज आयात भी करते हैं, विदेशों से मंगा के अपने वहाँ रिफाइन करके इनको हम आयात भी करते हैं। कच्चा तेल शोधन क्षमता तीव्र गति से विस्तार के चलते देश अब पेट्रोलियम का निर्यात भी करता है। हम कच्चे तेल के रूप में आयात तो करते हैं, लेकिन अपने वहाँ उसको परिष्कृत करके हम और अलग अलग देशों को उसका निर्यात भी करते हैं। इसके लिए भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्रों में देखिएगा तो 18 कंपनियां ऐसी हैं, 18 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लगे हुए हैं, ठीक ना। जैसे आपका भारत पेट्रोलियम गैस हो गया, चाहे आपका इंडियन ऑयल हो गया, इसी तरह से आपका एसआर का हो गया, मित्तल ग्रुप का हो गया, रिलायंस का हो गया, ऐसे बहुत से। इसमें 3 निजी क्षेत्र में है और 2 संयुक्त क्षेत्र में है। जो संयुक्त क्षेत्र में है, एक भारत पेट्रोलियम है और एक बीना पेट्रोलियम क्षेत्र है जो संयुक्त और अमीरात का है। तो संयुक्त उपक्रम का मतलब ये है कि कोई एक नहीं, चाहे वो दोनों प्राइवेट सेक्टर के हो सकते हैं, दोनों गवर्नमेंट सेक्टर के हो सकते हैं, और मिल के संयुक्त प्रयास करती हैं इसके लिए, तेल शोधन परिष्करण के लिए। तो ये देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में ये रिफाइनरी इंडस्ट्री लगे हुए हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी इंडस्ट्री आपका जामनगर है गुजरात का, जहाँ पे रिलायंस का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्रशाला स्थापित है। तो इतनी सारी बातें इसके अंतर्गत आपको करनी है, इसके अंतर्गत आपको करनी है। अब आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए इस चैप्टर से।